हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री को, ठीक है। और क्लास 11th की केमिस्ट्री में मैं आपको सारे चैप्टर कराने वाला हूँ, कंप्लीट चैप्टर आपको करवाऊँगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो आपका चैप्टर है दैट इज़ योर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, यानी कि ये जो चैप्टर है ना, ये आपको केमिस्ट्री की बहुत बेसिक बेसिक फंडे बताएगा, जो आपको क्लास 11th और इवन क्लास 12th में भी मदद करेंगे आगे, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले हम लोग इसी टर्म को समझते हैं कि यार ये केमिस्ट्री आपके पास में क्या होता है ना। तो देखो, केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच होती है ना जिसके अंदर आप लोग मैटर की स्टडी करते हो, ठीक है। यही बात मैंने लिखी है यहाँ पे, मैंने प्रॉपर नोट्स के फॉर्म में लिख दिया ताकि आपके लिए आसानी हो जाए, ठीक है। ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, ठीक है। साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर हम लोग किसकी स्टडी करते हैं, मैटर की स्टडी करते हैं, वही क्या कहलाती है हमारे पास में, केमिस्ट्री कहलाती है, ठीक है। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है कि साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर आप लोग मैटर की स्टडी करते हो। अब आपके माइंड में सवाल आएगा कि सर ये मैटर क्या होता है फिर। तो देखो, मैटर क्या होता है, कोई भी वो चीज़ जिसके पास में मास होता है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है उसी को हम लोग मैटर बोलते हैं। जैसे मान लो ये पेन है, तो भाई इस पेन का कुछ वजन होगा कि नहीं होगा, मतलब इसका मास होगा सर। और अगर मैं इसको यहाँ पे रख लेता हूँ तो ये इतनी जगह को भी घेर रहा है, देखो यहाँ पे। तो इसका मतलब सर इसके पास में मास तो है और ये क्या करता है, स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। मतलब अगर आप लोग इसको यहाँ पे रख दोगे ना तो देखो इसने इतनी जगह को भी घेर दिया, यानी कि सर ये मैटर है। अब आप अपने आसपास किसी भी चीज़ को देख लो, वो हर एक चीज़ मैटर है आपके पास में। बुक देख लो, बुक के पास वजन होगा कि नहीं होगा, और उसको अगर आप कहीं पे रखते हो तो वो जगह भी घेरता है, तो इसका मतलब सर वो भी मैटर है। तो एवरीथिंग अराउंड अस इज मैटर, हर एक चीज़ हमारे आसपास जो है वो क्या है, मैटर ही है, ठीक है। कोई भी चीज़ आप लोग देख लो, चेयर, पेन, बुक, पेंसिल, हर एक चीज़ क्या है, मैटर, क्योंकि उसके उनके पास में मास भी होता है और उनके पास में वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करती हैं, ठीक है। अब देखो, मैटर जो होता है ना, मैटर को आप लोग फिजिकल स्टेट के बेस पे, फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है, जो आपको दिखाई देता है। जैसे ये पेन देखो, इस पेन को आप लोग किस फॉर्म में देख पा रहे हो, सॉलिड फॉर्म में। आपका पानी होता है, वो पानी किस फॉर्म में दिखता है आपको, लिक्विड फॉर्म में। और जो एयर होती है वो एयर किस फॉर्म में होती है, गैसियस फॉर्म में। तो मतलब देखने के बेस पे, है ना, देखने के उसमें जो हमारा मैटर होता है ना, वो मैटर तीन फॉर्म में पाया जाता है। एक होता है आपका सॉलिड, है ना, फर्स्ट फॉर्म कौन सी होती है आप लोगों की, सॉलिड। दूसरा कौन सा होता है हमारे पास में, लिक्विड। और थर्ड जो आता है दैट इज योर गैसियस। तो मैटर आपको तीन फिजिकल स्टेट में मिलेगा, सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब देखो, जो आपका सॉलिड होता है ना, सॉलिड के बारे में एक बात याद रखना कि सॉलिड का हमेशा एक फिक्स शेप होता है और सॉलिड का हमेशा एक फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम का मतलब भी होता है स्पेस ऑक्यूपाई करना, स्पेस को क्या करना, ऑक्यूपाई करना। देखो मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। जैसे मान लो ये पेन है, तो सर ये पेन सॉलिड क्यों है, क्योंकि सर इसका शेप अगर आज ऐसा है तो ये कल भी वैसा ही रहेगा, परसों भी वैसा ही रहेगा। मतलब आज इसका शेप अगर ऐसा है तो कल परसों आप इसे कभी भी देख लो, इसका शेप चेंज नहीं करने वाला। और सर इसका वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा, मतलब अगर आज ये इतनी जगह घेर रहे हैं ना तो कल भी ये इतनी जगह को घेरेगा, परसों भी इतनी जगह को घेरेगा। तो इसका मतलब सर इसका शेप भी फिक्स होता है और इसका वॉल्यूम भी फिक्स होता है। तो सॉलिड का सबसे पहला पॉइंट क्या आता है कि सॉलिड का शेप भी फिक्स होता है और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। अब देखो लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड का जो शेप होता है ना वो तो फिक्स नहीं होता है, लिक्विड का कभी भी शेप फिक्स नहीं होता है, लेकिन उसका वॉल्यूम फिक्स होता है। सर ये कैसे, देखो जैसे मान लो आप लोगों के पास में 1 लीटर वाटर है, फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में ना 1 लीटर वाटर है, ठीक है। मान लो मेरे पास में क्या है, 1 लीटर वाटर। अब 1 लीटर वाटर को मैंने क्या करा, अगर मैं इसे बॉटल में डालता हूँ तो 1 लीटर वाटर को आप अगर बॉटल में डालोगे तो वो किसका शेप ले लेगा, बॉटल का शेप। अगर मान लो आपने इसे क्या करा,
किसी और वेसल में डाल दिया, किसी और बर्तन में डाल दिया, तो ये उसका शेप ले लेगा। मान लो आपने इसे किसी और ग्लास में डाल दिया, तो ये किसका शेप ले लेगा, ग्लास का शेप। यानी कि पानी को आप लोग जिस भी बर्तन में डालोगे ना वो उसका शेप ले लेता है। आप उसे बॉटल में डालोगे तो बॉटल का शेप ले लेगा, वेसल किसी और बर्तन में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा, ग्लास में डालोगे तो उसका शेप ले लेगा। यानी कि सर लिक्विड, भाई वाटर किस फॉर्म में मिलता है आपको, लिक्विड फॉर्म में तो मिलता है। तो इसका मतलब सर जो वाटर होता है ना, वाटर का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन सर इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखो वॉल्यूम कैसे, अगर आप लोगों ने 1 लीटर वाटर को बॉटल में डाला, भाई तब भी वो बॉटल में कितना जाएगा, 1 लीटर ही तो जाएगा। अगर आप उसे किसी और बर्तन में डालोगे तब भी कितना जाएगा, 1 लीटर। अगर आप उसे ग्लास में डालोगे तब भी कितना जाएगा, वो 1 लीटर। यानी कि उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा, उसके स्पेस को ऑक्यूपाई करने की जगह थोड़ी ना चेंज हो रही है। वो पहले भी 1 लीटर ही चेंज कर रहा है, 1 लीटर ही आ रहा है, और बाद में भी क्या आ रहा है, 1 लीटर ही आ रहा है। यानी कि सर उसका वॉल्यूम फिक्स है। तो लिक्विड के बारे में क्या बात पता चली आपको, कि लिक्विड का शेप फिक्स नहीं होता, लेकिन लिक्विड का क्या फिक्स होता है, वॉल्यूम फिक्स होता है। अब देखो गैस की अगर हम लोग बात करें ना, तो गैस का ना तो शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। नॉट फिक्स शेप और नॉट फिक्स वॉल्यूम। अब ये कैसे, देखो जैसे मान लो आप लोगों ने क्या करा, एक मान लो आपकी जो कोई भी केन होती है, इवन आपकी जो डीओ की केन होती है ना, जिस पे आप अपना परफ्यूम वगैरह रखते हो। तो मान लो अभी ये जो परफ्यूम है ना, ये परफ्यूम की जो केन है ना, परफ्यूम की जो केन है, ये मान लो आपके पास में 1 लीटर की है। अच्छा, अब इसके अंदर कोई गैस भरी होगी, भाई परफ्यूम है क्या, एक्चुअल में गैस ही तो है। तो इसके अंदर जो अभी गैस भरी है ना, उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है सर, 1 लीटर का। भाई अभी इसने कितना कर रखा है, 1 लीटर का स्पेस ही तो ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इसने इससे आप लोगों ने क्या करा, मान लो पूरी गैस को बाहर निकाल दिया, अब वो पूरे रूम में फैल जाएगी। तो अब उसने कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर दिया, पूरे रूम के जितना। पहले वो इस केन के अंदर भरी हुई थी ना, तो उसका स्पेस सिर्फ इतना ही था, 1 लीटर का। लेकिन आपने क्या करा, उसको पूरे रूम में छिड़क दिया, तो उसका स्पेस और बढ़ जाएगा फिर। यानी कि सर इसका मतलब उसका वॉल्यूम तो फिक्स नहीं होता, और देखो उसका शेप भी फिक्स नहीं है। क्योंकि जो परफ्यूम था, परफ्यूम मतलब जो आपकी गैस थी, है ना, वो गैस आपकी पहले इस केन के अंदर भरी हुई थी, तो उसने किसका शेप ले रखा था, केन का शेप। लेकिन जैसे ही आप लोगों ने उसे रूम में छिड़का, तो अब वो किसके शेप में आ गया, रूम के शेप में। तो इसका मतलब सर ना तो उसका शेप फिक्स होता है ना, गैसेस का ना तो शेप फिक्स होगा और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स होगा। वॉल्यूम मतलब उसकी जगह घेरने की भी जगह कोई फिक्स नहीं होती। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ में बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। देखो आपने जब कभी भी नाइन्थ में हम लोग बनाते थे, है ना, तो नाइन्थ में आप लोगों ने देखा होगा, नाइन्थ में हम लोग क्या करते थे कि सॉलिड के पार्टिकल्स को एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे क्लोज लेकर के आते थे, इस तरीके से, है ना। मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं सर, है ना। देखो ये जो पार्टिकल्स हैं सॉलिड के, ये सॉलिड के पार्टिकल्स क्या हैं, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। लेकिन लिक्विड में यही पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर हो जाते हैं। मतलब लिक्विड में पार्टिकल्स इतने कुछ क्लोज नहीं रहते, थोड़ा थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। अब आप देख लो ये लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे आ गए, और गैसेस के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, है ना। गैसेस के पार्टिकल्स तो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं। तो ये बात आप लोग याद रखना कि सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल क्लोज होते हैं, लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा दूर होते हैं। होते तो वो भी पास हैं, बट सॉलिड के जितने नहीं होते, है ना। सॉलिड के तो बिल्कुल ही पास होते हैं, लिक्विड के थोड़ा सा दूर हो जाते हैं, और गैसेस के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा दूर होते हैं, है ना। अब आप बोलोगे कि सर ये सॉलिड की जो पार्टिकल्स है ना, ये क्लोज है क्यों। तो देखो मैं आपको बताता हूँ सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ ऐसे बिल्कुल क्लोज क्यों होते हैं। जैसे मान लो ये जो सॉलिड के पार्टिकल्स है ना भाई, ये सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ बिल्कुल ज़्यादा क्लोज क्यों होते हैं। आप एक बात बताओ भाई, ये एक एटम होगा, भाई ये पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, ये पार्टिकल्स एटम्स भी हो सकते हैं, है ना। ये पार्टिकल्स आपके मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं ये पार्टिकल, है ना, एटम या फिर मॉलिक्यूल। अब मान लो, जैसे मान लो ये एक मॉलिक्यूल है आपका और ये एक मॉलिक्यूल है, ये दो मॉलिक्यूल है। तो ये दो मॉलिक्यूल के बीच में अगर ये वाला मॉलिक्यूल और ये वाला मॉलिक्यूल एक दूसरे को बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहा
है ना, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, ये अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल पास पास आ जाएंगे, है ना। अगर ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बहुत हार्ड तरीके से एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, हाईली अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे के क्या आ जाएंगे, क्लोज आ जाएंगे। तो आप देखो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बिल्कुल बहुत क्लोज क्यों होते हैं, क्योंकि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत हाई तरीके से क्या कर रहा होता है, अट्रैक्ट कर रहा होता है। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत अच्छे तरीके से अट्रैक्ट करता है ना, तो उसको हम लोग यहाँ पे नाम देते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का, है ना। क्या नाम दोगे आप लोग, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बोला हमने इसे, मैं आपको समझाता हूँ, देखो इंटरमॉलिक्यूलर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। भाई आप अट्रैक्शन का मतलब तो समझ गए ना, कि एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को खींच रहा होगा, तो सर अट्रैक्शन तो हो रहा होगा, और किसी फोर्स से ही तो खींचेगा। भाई आप अगर मान लो किसी बंदे को खींच रहे हो तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगाओगे ना, तो इसका मतलब सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, एक दूसरे को खींच तो रहे हैं। अब क्योंकि देखो ये जो फोर्स है ना, ये मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रही है, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ खींच रहा है, एक दूसरे को खींच रहे हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में लगने वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। तो क्योंकि देखो सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। देखो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। मतलब इनमें जो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, हाई होता है, तभी तो एक दूसरे के पास होते ही हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, सॉलिड में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। लेकिन लिक्विड में तो ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाएगा। वीक क्यों होगा, क्योंकि देखो ये लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा सा दूर चले गए, मतलब ये इतनी ताकत से अब खींच नहीं पा रहे। तो इंटरमॉलिक्यूलर IMF का मतलब क्या है, यहाँ पे I का मतलब है इंटर, है ना, M का मतलब है मॉलिक्यूलर, ठीक है, और F का मतलब क्या है, फोर्स। यानी कि यहाँ पे जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो थोड़ा सा क्या हो गया, वीक हो गया। और गैसेस के पार्टिकल्स तो बहुत दूर होते हैं, मतलब उनमें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एकदम खत्म ही हो गया, वीकेस्ट ही हो गया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा देखो सॉलिड के पार्टिकल्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। तो फिर जब कोई चीज़ अगर इतने पास रखी होगी तो फिर वो मूव कैसे करेगी, वो तो हिल ही नहीं पाएंगे भाई साहब। तो इसलिए जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं दे कैन नॉट मूव, सॉलिड के पार्टिकल्स कभी भी मूव नहीं कर सकते। लेकिन देखो लिक्विड के पार्टिकल्स एक दूसरे से थोड़ा दूर होते हैं ना, तो ये क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। तो लिक्विड के पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और गैसेस के पार्टिकल्स तो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर होते हैं, तो ये तो आराम से मूव कर सकते हैं। तो जो पार्टिकल्स होते हैं ना गैस के, दे मूव वेरी हाईली, बहुत अच्छे तरीके से मूव कर सकते हैं ये, ठीक है। अच्छा क्योंकि देखो सॉलिड के पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते ना, इसलिए इनके पास में एक प्रॉपर्टी नहीं होती है जिसको हम लोग नाम देते हैं फ्लूइडिटी। फ्लूइडिटी का मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, मतलब फ्लो करने की ताकत। इनके पास में फ्लो करने की ताकत ही नहीं होती। भाई सॉलिड के पार्टिकल्स मूव ही नहीं कर पा रहे तो सॉलिड कहाँ बहेगा, फिर सॉलिड तो नहीं कर पाएगा फ्लो। लेकिन लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर पाते हैं ना, लिक्विड के पार्टिकल्स मूव कर पाते हैं, है ना। तो लिक्विड के पार्टिकल्स फ्लो कर पाते हैं इनके पास में, इसलिए इनके पास में क्या होती है, फ्लूइडिटी होती है। और गैसेस के पार्टिकल्स तो हाईली मूव करते हैं, तो इनके पास में हाईएस्ट फ्लूइडिटी होती है, बहुत आराम से क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप एक चीज देखो, मैंने मैटर को ना उसकी फिजिकल स्टेट के बेस पे 3 क्लास में डिवाइड किया था, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, ठीक है। ये मैंने मैटर की 3 क्लास बनाई थी। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये जो आपका मैटर है ना, इसी मैटर को मैं और 2 फॉर्म में यहाँ पे क्लास में डिवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। ये जो मैटर है ना आप लोगों का, इसी मैटर का एक और क्लासिफिकेशन समझाता हूँ मैं आपको, ठीक है। जिसमें मैटर को आप लोग कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हो सर, 2 पार्ट में। एक आता है आप लोगों का प्योर सब्सटेंस, ठीक है, और एक आता है आप लोगों का कौन सा, मिक्सचर। ये दो मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ। देखो मैटर को 2 क्लास में डिवाइड कर सकते हो आप लोग, एक होते हैं प्योर सब्सटेंस और एक होते हैं मिक्सचर। अब देखो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं,
ऐसे सब्सटेंस, ध्यान से समझना इसकी डेफिनेशन को, ठीक है, फिर मैं अभी आराम से समझा दूंगा वैसे आपको। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो या तो सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने हो, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या तो फिर अगर एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बन रहे हैं ना, तो फिर उनका रेशियो फिक्स होना चाहिए। देखो मैंने प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन में दो बातें बताई। प्योर सब्सटेंस कौन से हो सकते हैं? तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो या तो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बनेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, जो या तो सिर्फ किससे मिलकर के बनेंगे, ओनली वन टाइप ऑफ एटम, या फिर अगर एक से ज्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बन रहे हैं ना, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, एक से ज्यादा टाइप के एटम के भी बन सकते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ एटम, बट इन अ फिक्स रेशियो, लेकिन फिर उस टाइम उसका रेशियो क्या रहेगा यार, फिक्स रहेगा। मुझे पता है आपको ये बात समझ नहीं आई, अभी समझाता हूँ। देखो प्योर सब्सटेंस को मैंने क्या कहा, आप दो तरीके से डिवाइड कर सकते हो, या तो जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बने, या तो फिर एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने। तो प्योर सब्सटेंस दो तरीके के हो गए ना, या तो जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बन रहे होंगे, या तो जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बन रहे होंगे। तो देखो अब मैंने क्या करा, प्योर सब्सटेंस में दो टर्म आ रही थी, या तो जो सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बने, या तो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने। तो प्योर सब्सटेंस भी दो तरीके के होते हैं, एक आते हैं आपके पास में कौन से, एलिमेंट्स, और एक आते हैं हमारे पास में कौन से, कंपाउंड्स। अब देखो एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं, है ना। एलिमेंट्स आर द सब्सटेंसेस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। एलिमेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने होते हैं। जैसे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होता है भाई, आपको देखो एक बात याद रखना, ऑक्सीजन का जो सिंबल होता है ना, ऑक्सीजन का सिंबल तो ओ होता है, लेकिन ये दुनिया में किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ये O2 फॉर्म में ही मिलेगा आपको हमेशा। तो अब देखो ऑक्सीजन के अंदर कितने एटम है, दो एटम। तो ऑक्सीजन का जैसे मान लो ये एक एटम है और ये एक एटम है, तो दोनों के दोनों एटम क्या होंगे, सेम टाइप के होंगे। मतलब अगर मान लो ये कलरलेस है ना आपका, अगर मान लो ये कलरलेस है, तो ये भी क्या होगा आपका, कलरलेस ही होगा। तो सेम टाइप की तो हुए, है ना। तो एलिमेंट्स क्या होते हैं, वो सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलकर के बने। देखो जैसे ऑक्सीजन में दो एटम है, लेकिन दोनों के दोनों एटम सेम टाइप के हैं। क्लोरीन के अंदर दो एटम है, दोनों के दोनों एटम सेम टाइप के हैं। सल्फर के अंदर 8 एटम है, 8 के 8 एक टाइप के हैं। हाइड्रोजन के अंदर दो एटम है, दोनों के दोनों एक टाइप के हैं। तो एलिमेंट्स में क्या कहा मैंने, ऐसे सब्सटेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप के एटम से मिलकर के बने हों। तो सर फिर कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो देखो कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो क्या कर सकते हैं, एक टाइप से ज़्यादा एटम से मिलकर के बने हो सकते हैं, है ना। कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने हो सकते हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या होगा, फिर फिक्स होगा। जैसे आप देखो H2O, अब ये क्या है आपके पास में H2O, तो H2O में अगर आप लोग देखोगे ना, H2O में, तो H2O में एक टाइप का एटम तो ये हाइड्रोजन है, और एक टाइप का एटम क्या है, ये ऑक्सीजन है ना। हाइड्रोजन में एक टाइप का एटम तो H2 है, और एक टाइप का एटम क्या है, ऑक्सीजन। तो हो गए ना दो, एक से ज़्यादा टाइप ही तो हो गए। जैसे आप देखो मान लो आपके पास में CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, है ना। CO को क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें देखो एक टाइप का एटम कार्बन है, एक टाइप का एटम ऑक्सीजन है। मान लो आपके पास में कार्बन डाइऑक्साइड है, तो इसमें एक टाइप का एटम तो कार्बन है और एक टाइप का एटम ऑक्सीजन है। तो एक से ज़्यादा टाइप ही तो आ रहे हैं। तो अगर एक से ज़्यादा टाइप आएंगे तो वो क्या बन जाएगा, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप के एटम से मिलकर के बने होंगे, लेकिन उनका रेशियो फिक्स्ड होगा यहाँ पे। अब देखो ये रेशियो फिक्स होने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो आपके पास में कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड में एक बार बताओ आप लोग, कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन कितने हैं, एक, और ऑक्सीजन कितना है, एक। तो इनका रेशियो कितना हो गया यहाँ पे, 1:1। अब मान लो कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया आप लोगों ने, तो कार्बन डाइऑक्साइड का रेशियो कितना हो जाएगा, 1:2। कितना हो जाएगा, 1:2, क्योंकि कार्बन एक और ऑक्सीजन कितने हैं, दो है, तो 1:2 हो गया ना। अब आप कार्बन मोनोऑक्साइड को कहीं से भी ऑब्टेन कर लो,
है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड को आप कहीं से भी ऑब्टेन कर लो, हमेशा उसका रेशियो आपको 1:1 ही मिलेगा। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड चाहे आप लोगों की एनवायरनमेंट में हो, है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड आपकी एनवायरनमेंट में भी तो होती है जो आप रिलीज करते हो, और कार्बन डाइऑक्साइड जो आपके बॉडी में हो। आप कहीं पे भी कार्बन डाइऑक्साइड को देख लो, हमेशा उसका रेशियो कितना होगा, 1:2 ही होगा, मतलब उसका रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा। ठीक है। अब देखो क्योंकि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन आए ना, तो रेशियो चेंज हो गया, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन था तो रेशियो ये था। समझ में आई आपको बात। तो कंपाउंड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो एक से ज़्यादा टाइप से एटम के मिल करके बने होंगे, लेकिन फिर रेशियो फिक्स होगा उनका। ठीक है सर, समझ आ गया। तो मैटर का एक क्लासिफिकेशन तो हमने समझा प्योर सब्सटेंसेस। अब मैटर का एक और क्लासिफिकेशन होता है जिसमें आता है आपका मिक्सचर। अब देखो मिक्सचर क्या होता है, जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो ना, तो वो एक मिक्सचर बन जाता है। ठीक है। जब आप दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करते हो तो वो क्या बन जाता है, मिक्सचर। जैसे देखो ये H2O लिया मैंने, सर H2O मतलब वाटर। भाई H2O अगर आप लोग देखोगे ना, वाटर को देखोगे, तो क्योंकि देखो ये एक टाइप का एटम है और ये दूसरे टाइप का एटम है, मतलब एक से ज़्यादा टाइप के एटम हो गए ना, तो वो कंपाउंड बन जाएगा। और कंपाउंड भी तो सब्सटेंस में आते हैं, तो इसको आप एक सब्सटेंस बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, सब्सटेंस। तो एक मैंने वाटर लिया और वाटर को मैंने क्या करा, NaCl के साथ मिलाया। सर NaCl क्या होता है आपका, सोडियम क्लोराइड। Na मतलब सोडियम और Cl मतलब क्लोराइड, जो आपका नमक होता है। तो जब मैंने वाटर को नमक के अंदर मिलाया, सॉल्ट के अंदर, तो भाई आप दो सब्सटेंसेस को मिक्स कर रहे हो ना, भाई ये एक टाइप का एटम है और ये भी एक टाइप का एटम है, तो ये भी तो सब्सटेंस बन जाएगा। तो जब आप दो सब्सटेंसेस को आपस में मिक्स करोगे ना, तो क्या बन जाएगा, आप लोगों का एक मिक्सचर बन जाएगा। तो अब आप एक चीज़ देखो, जैसे मान लो मैंने सॉल्ट ली और सॉल्ट को किसके अंदर मिक्स करा, वाटर के अंदर। तो सर सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करने पे क्या बन जाएगा, एक मिक्सचर बन जाएगा। जैसे मान लो आप लोगों ने क्या करा, सैंड ली और सैंड को भी आप लोगों ने किसके अंदर मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर। तो भाई दो चीज़ों को मिला रहे हो ना, तो क्या बन जाएगा आपका, मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है। लेकिन देखो इन दो मिक्सचर में कुछ आपको डिफरेंस दिख रहा होगा। सर क्या डिफरेंस है, देखो जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करते हो ना, तो सॉल्ट का एक एक पार्टिकल वाटर के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाता है ये भी मिक्सचर और ये भी मिक्सचर। लेकिन जब आप सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स करोगे तो वो तो बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होगा, लेकिन जब आप सैंड को वाटर के अंदर मिक्स करोगे ना, तो वो अच्छे तरीके से मिक्स नहीं होता, वो आपको नीचे बैठा हुआ दिखाई देगा, मतलब वो कंप्लीटली मिक्स नहीं हुआ। यानी कि सर मिक्सचर भी दो तरीके का आ रहा है, एक तो जो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है, जैसे सॉल्ट और वाटर को जब आप मिला रहे हो तो वो तो कंप्लीटली मिक्स हो जा रहा है, और एक कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है, नॉट कंप्लीटली। समझ रहे हो मेरी बात को, ये तो कंप्लीटली मिक्स हो रहा है और ये कंप्लीटली मिक्स नहीं हो रहा है। तो इसलिए आपका मिक्सचर भी दो तरीके का होता है। कौन कौन से, एक आता है आपका होमोजीनियस मिक्सचर और एक आता है आपका कौन सा, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो सर होमो मतलब होता है सेम और हेट्रो मतलब होता है डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें आप जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व करोगे ना, अदर सब्सटेंस के अंदर डिसॉल्व करोगे ना, या मिक्स करोगे, तो वो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो आपने शुगर ली, शुगर एक टाइप का सब्सटेंस है और शुगर को आप लोगों ने वाटर के अंदर मिक्स करा, तो क्योंकि शुगर वाटर के अंदर क्या हो जाएगा सर, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगा, एक एक पार्टिकल उसका बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाएगा, तो वो आपका होमोजीनियस मिक्सचर है। लेकिन जैसे मान लो आप लोगों ने क्या ले लिया, सैंड ले ली और सैंड को किसके अंदर मिक्स कर दिया, वाटर के अंदर, तो क्या सैंड वाटर के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व होगी, नहीं। तो इसलिए वो कौन सा मिक्सचर आ जाएगा आपका, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो देखो मिक्सचर दो तरीके के होते हैं, एक होता है होमोजीनियस मिक्सचर, एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से डिसॉल्व हो जाए। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, जब एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के अंदर कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो। तो देखो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या करा, हमने केमिस्ट्री को समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है, मैटर को हम लोगों ने समझा, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट मैंने आपको बताई, है ना। और फिर मैटर का हम लोगों ने एक और क्लासिफिकेशन समझा जो था प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर के बेस पे। ठीक है। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो
और तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना।